नमस्कार, मैं लकी वाशनी रेडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने अब तक आपको ज्योग्राफी में सबसे पहला लेक्चर प्रोवाइड कराया था ब्रह्मांड कॉस्मॉस का। उसके बाद हमने फिर सोलर सिस्टम के आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कराए। आशा करता हूं आपको वो तीनों पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे और हम डे बाई डे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपनी मेहनत को आगे बढ़ाता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराऊं और आप वो सब चीज इन वीडियोस की एक वीडियो देखकर ही कर पाए। मतलब ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इन वीडियो से बच के ना जाने पाए, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए जितने भी होते हैं। आप एक काम किया कीजिए, जब भी मैं यहां पे समझाया करूं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे करें, जो भी मैं समझाते जाऊं उसको नोट करते रहिए। आपको वहीं से सारे सेल्फ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपका सारा कुछ यहीं से हम इसी वीडियो से ही कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अपनी ज्योग्राफी क्लास का चौथा लेक्चर हम आज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको और उस लेक्चर में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की गतियां। हम क्या पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां में? अब तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को लेकर क्या क्या कल्पना थी, उसकी बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने और उसके बारे में एक्सेट्रा। उसके बाद फिर हमने ब्रह्मांड में हम अपनी आकाशगंगा में एंट्री की, मंदाकिनी के अंदर हमने एंट्री की और फिर हमने सोलर सिस्टम के बारे में अपने आगे प्रोसीड किया। उसके बाद सोलर सिस्टम पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सुपर मून के बारे में, ब्लू मून के बारे में, रेड मून के बारे में, ये सब हमने अच्छे से देखा। अब जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। आखिर जो पृथ्वी है वो किस तरह से गति करती है? तो देखिए, पृथ्वी की गतियों को अगर हम डिफाइन करें तो पृथ्वी 2 तरह से गति करती है। एक होती है घूर्णन गति या हम इसको बोलते हैं दैनिक गति। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और जबकि जो दूसरी गति होती है इसकी, उसको बोलते हैं हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो एक हो गया आपका रोटेशन और एक हो गया आपका रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बारे में हम आगे ये 2 प्रकार की हमने आपको गति बताई। आखिर ये गति होती क्या है, किस तरह से 2 तरह से पृथ्वी गति करती है, अर्थ की किस तरह से रोटेशन होती है और किस तरह से रिवॉल्यूशन होती है। देखिए, हम बात करते हैं पहले हम अपने अर्थ की कि हमारी अर्थ है कैसी। मैं यहां बनाता हूं इसका अर्थ का, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पे हमने एक इमेजिनरी एक्सिस माना है जो एक्चुअल एक्सिस से, मैं आपको एक एक्चुअल एक्सिस तैयार करके दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर एक्चुअल एक्सिस ये है तो इस एक्चुअल एक्सिस से 23.5 डिग्री बेंड, मतलब झुकी हुई है। ये है हमारी अर्थ। इसमें आपका नॉर्थ पोल आ जाता है, ये साउथ पोल आ जाता है। अब देखिए किस तरह से करता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस पे ही घूमना। जैसे आप एक लट्टू घूमता है, जैसे लट्टू होता है वो घूमता है, उसी तरह से जो हमारी अर्थ है, मैं आपके बॉल की मीडियम से समझाता हूं। जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, इस बॉल के मीडियम से ये पहले तो ऐसे नहीं है, ये इस तरह से झुकी हुई है। तो अपनी एक्सिस पे सपोज कीजिए ये एक एक्सिस है जो यहां से लेके यहां तक आर पार है, इस एक्सिस पे इस तरह से घूमती है। इस गति को हम बोलते हैं रोटेशन, जो अपने एक्सिस पे ही चारों तरफ घूमे। अपने एक्सिस पे ही घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। मैं इस तरह से, जैसे ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री बेंड है। अब इसका जो घूमना है, और ये घूमती कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से। हमारा इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो हमने सोलर सिस्टम में आपको अर्थ के बारे में बता रहे थे, तभी हमने बताया कि ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसी हम गति को क्या बोलते हैं? रोटेशन गति बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, यानी कि घूर्णन गति या दैनिक गति। अब दैनिक गति से यहां पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है वो लेती है 24 आवर। इसी वजह से हम इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लेती है वो है 24 घंटे का, इसलिए हम इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। अब ये रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? तो इस रोटेशन की वजह से जो होते हैं वो होते हैं दिन और रात। दिन रात,
दिन रात जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं। आखिर भी किस तरह से दिन रात होते हैं, हम इस पे एक छोटी सी प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉल है, ये मैं पृथ्वी मान लेता हूं, ये सॉरी ये बॉल है। अब हमने इस तरह से इसको रखा, ये घूम रही है यहां पे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके इसके एक तरफ सन है, मैं यहां पे सन बना देता हूं, ये सन है। अब सूरज का प्रकाश इस पे आएगा, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश इसके रहेगा उस तरफ क्या होगा, दिन, और दूसरी तरफ क्या होगी, रात। मतलब जिस तरफ सूरज का प्रकाश डायरेक्ट रहता है उधर तो दिन होता है, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश, जैसे इधर तो अभी प्रकाश आ रहा है, इतने पोर्शन पे सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो इधर तो आपका हो जाएगा दिन, डे, और दूसरी तरफ जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है इधर हो जाएगी नाइट। अब ये घूमकर दूसरी तरफ आएगी, जब ये घूमकर, सूरज तो अपनी जगह रहेगा, ये घूमकर हमारी अर्थ जो है, जब ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, सन यही है। अब जब ये घूमकर ये पोर्शन इधर आ गया और ये वाला पोर्शन इधर आ गया, जब ये पोर्शन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा डे, इधर हो जाएगी आपकी नाइट। तो इस तरह से पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होने संभव हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति की और वार्षिक गति की, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन एक चीज के चारों तरफ चक्कर लगाना। हमने 100 मिनट में आपको बताया था कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए बीच में आपका ये सन है, सन के चारों तरफ परवलयाकार शेप में हमारी कौन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। ये हमारी एक्सिस चूंकि अर्थ है, किधर से किधर घूमेगी, हमने बताया था वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इधर हमारा पृथ्वी की गति शुरू होगी इस तरह से। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें कितना समय लगता है, तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है 365 डेज 6 आवर, मतलब 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने ही क्या कहलाता है, हमारा परिक्रमण गति, वार्षिक गति या रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब आप यहां पे एक वर्ड देख रहे हैं वार्षिक गति। जिस तरह से हमें दैनिक गति थी तो ये 24 घंटे ले रहा था, मतलब एक दिन में ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो पा रहा था। उसी प्रकार रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में पूरा 1 साल लग रहा है, 365 दिन 6 घंटे लग रहे हैं। इसी वजह से हम इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो पाता है, तो इसकी वजह से जो मेन है, वो सबसे मेन चीज है कि परिक्रमण गति यानी कि रिवॉल्यूशन की वजह से आपका मौसम संभव होता है। मौसम जो परिवर्तन होता है वो रिवॉल्यूशन की वजह से संभव होता है। इसको हम और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन की वजह से किस तरह से मौसम पे फर्क पड़ता है। रोटेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने इसकी बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। अभी एक चीज और बता देते हैं, हमने यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात की है, उपसौर और अपसौर के बारे में। देखिए परवलयाकार शेप में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा पास होगी, दो स्थिति बन रही है। इसी तरह से एक स्थिति ऐसी होगी जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। मैं कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर यहां लिख देता हूं। उपसौर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहीलियन, और ये कब होता है, 3 जनवरी। यानी कि ये वो स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है। दूसरा अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एपीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, ये कब होता है, 4 जुलाई को। ये संभव हो पाता है हमारा 4 जुलाई को।
3 जनवरी उपसौर, 4 जुलाई अपसौर। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि उपसौर कब होता है और अपसौर। पृथ्वी की गतियों के बाद अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के कारण क्या क्या हमारे मौसम पे, क्या क्या हमारे दिन रात पे किस प्रकार से फर्क पड़ता है, किस प्रकार से दिन और रात पर और हमारे ऋतु परिवर्तन पर पृथ्वी की गतियों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। मैं पहले वैसे तो मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इसे बहुत डिटेल में जाके बताना है, लेकिन अभी आप केवल इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 3 रेखाओं के बारे में समझ लीजिए। पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रूप से कुछ अक्षांशीय रेखाएं खींची हैं, उनके बारे में आप यहां देख लें। एक अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। उसके बाद एक रेखा ये जा रही है जो 23.5 डिग्री पे जाती है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ये 3 रेखाओं के बारे में आप पढ़िए अभी के लिए। इससे अगला टॉपिक हम जब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं लेकर आएंगे तो उस स्थिति में हम आपको उस चैप्टर पे जाके इसे और भी ज्यादा मतलब बहुत डिटेल में इन रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी केवल इन गतियों को समझने के लिए हमने इन 3 रेखाओं का आपको बस केवल रेफरेंस दिया है कि ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल, मतलब ये बीचों बीच से जो पृथ्वी की रेखा जा रही है, इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वो नॉर्थ पोल होगा और इससे नीचे का जो पार्ट होगा वो साउथ पोल होगा। और हम कहां रहते हैं? नॉर्थ पोल में, हम यहां पर रहते हैं। अभी मैं छोटा सा यहाँ पे इंडिया का मैप बना के आपको बता देता हूं कि हम यहां पर रहते हैं। ठीक है, अब हम समझना शुरू करते हैं। अब सोचिए कि अगर अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होता। अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई ना होती, मतलब ये सीधे बिल्कुल इसी तरह से घूम रही होती, तो क्या होता? हर जगह दिन और रात समान होती, दिन और रात एक जैसे होती। लेकिन अक्षीय झुकाव होने के कारण जब इसका अक्षीय झुकाव हो गया, सॉरी मुझे थोड़ा सही लगा था उसको, ये इस तरह से, मतलब इस तरह से, तो ये 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव होने के कारण पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर प्रकाश की जो मात्रा होती है वो एक जैसी नहीं होती, जिस कारण दिन और रात में भी जगह जगह फर्क पाया जाता है। जहां प्रकाश ज्यादा पहुंचता है वहां पे दिन बड़े हो जाते हैं और जहां प्रकाश कम पहुंचता है वहां पे रातें बड़ी हो जाती हैं। अब देखिए किस तरह से होता है, इसी को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम देखिए पृथ्वी का हमने 2 प्रकार की गतियां बताई, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है इस तरह से, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। मतलब 2 प्रकार की गतियां करते हुए पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब जो रोटेशन करती है, उसकी वजह से दिन रात होने संभव हो पाते हैं, और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होने संभव हो पाते हैं। अब हम ऋतु परिवर्तन को और इसके रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों से ही हम जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में हम यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 21 मार्च से 21 सितंबर तक, 21 मार्च से 21 सितंबर तक जो सूर्य का प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। कैसे? देखिए आप, ये 0 डिग्री लाइन हो गई। 21 मार्च के दिन सूर्य का प्रकाश लंबवत जो पड़ता है वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है। 21 मार्च के दिन सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है और धीरे धीरे ये कर्क रेखा की तरफ जाना शुरू करता है। 21 मार्च से शुरू करता है और उत्तरी गोलार्ध में जाना इसने शुरू कर दिया और 23 सितंबर तक कर्क रेखा पर रहता है। 23 सितंबर तक कर्क रेखा पे पहुंचने के बाद ये वापस उत्तरी गोलार्ध में आता है। सॉरी, 21 जून तक, यार मैंने 21 सितंबर लिख दिया यहाँ पे, ये 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंचता है। कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और इसी समय में उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। 21 जून के बाद ये वापस नीचे आना शुरू करता है। जब नीचे आता है तब ये 21 सितंबर के दिन वापस विषुवत रेखा पर हमारा आ जाता है, इक्वेटर में। 21 सितंबर और 21 मार्च ये 2 डेट ऐसी हैं, 21 मार्च
और 23 सितंबर, सॉरी मैंने 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी हैं जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। उसके बाद 23 सितंबर के बाद ये दक्षिण की तरफ आगे बढ़ता है, साउथ की तरफ आगे बढ़ता है, और साउथ की तरफ आगे बढ़ते हुए ये 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर को अब की बार ये मकर रेखा पर, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। 22 दिसंबर के बाद वापिस ये 21 मार्च को फिर से वापस आकर विषुवत रेखा पर प्रकाश लंबवत पड़ता है। अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा आपको डेट्स में, क्योंकि काफी सारी डेट्स आ गई हैं। मैं एक बार इसी चीज को यहां से बताना शुरू करता हूं। देखिए, ये 21 मार्च की डेट है जहां पे सूर्य का प्रकाश लंबवत सीधे विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पे पड़ रहा है 21 मार्च को। और यही वो समय है जहां पे डे और नाइट बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पे प्रकाश पड़ने के कारण, सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ता है तो यह वो स्थिति होती है जब समान रूप से पृथ्वी के हर भाग में प्रकाश मिलता है। तो ये इस स्थिति में पृथ्वी के हर भाग पे समान समय के दिन और रात होते हैं। जैसे जैसे 21 मार्च से ये आगे की तरफ बढ़ता है, 21 जून तक आते आते ये कहां पहुंच जाता है, कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। अब ये कर्क रेखा पर 21 जून का समय वो समय है जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण इसको हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, यानी कि समर सॉलिस्टिस। 21 जून को समर सॉलिस्टिस के नाम से जाना जाता है, और यही वो दिन है जहां उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जून के महीने में हम जानते हैं बहुत अच्छे से हमारी गर्मी, 21 जून के समय हम गर्मी होती है हमारे इंडिया में। उत्तरी गोलार्ध में अगर आप ऊपर का देखेंगे, मध्य प्रदेश से ऊपर का जितना भी एरिया है, मध्य प्रदेश से नीचे का जितना भी एरिया है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से आगे हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। तो 21 जून के समय यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, यानी कि समर सॉलिस्टिस। अब पृथ्वी रिवॉल्यूट करते हुए, घूमते हुए वापस 23 सितंबर तक यहाँ पे आती है। जब 23 सितंबर को ये इसकी अब किरणें 23 सितंबर को कहां पड़ेंगी, 23 सितंबर को वापस आके फिर से कहां पड़ रही है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को ये किरणें दोबारा पड़ना शुरू होती है। अब 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर दोबारा आ गई, अब फिर वो समय आ गया जब डे और नाइट इक्वल होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अब विषुवत रेखा पर समान रूप से पड़ रहा है। यही कारण है कि 23 सितंबर को दिन और रात फिर से बराबर होंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब 23 सितंबर के बाद ये वापस इधर आना शुरू हुआ। जब ये वापस आएगा, अब सूर्य का प्रकाश कहां पहुंच जाएगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, क्योंकि अब सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो गया। अब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में था, अब जो आ गया वो साउथ हेमिस्फीयर में आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। दक्षिणी गोलार्ध में एंट्री करते हुई 22 दिसंबर के दिन वो दिन होता है जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधे पड़ने के कारण इसको हम बोलते हैं शीत अयनांत, हिंदी में बोलते हैं शीत अयनांत, यानी कि समर सॉलिस्टिस। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीष्म अयनांत होता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, 21 जून, 22 दिसंबर, 23, इस तरह से वो 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपका ग्रीष्म अयनांत का सही समय क्या हो जाएगा, 21 जून। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है ग्रीष्म अयनांत का और शीत अयनांत का। शीत अयनांत जब आपसे पूछेगा तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर वो समय होता है जब सूर्य का प्रकाश सीधे कहां पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है, जिस कारण शीत अयनांत होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब तक जो पढ़ रहा था वो उत्तरी गोलार्ध में था, ये पोर्शन जो था वो उत्तरी गोलार्ध का पोर्शन था, और इतने पोर्शन में जो सूर्य रहता है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो दक्षिण, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही, पृथ्वी हमारी रोटेट भी कर रही है ना साथ साथ, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये रहता है। अब बात करते हैं हम 21 मार्च की। वापस 21 मार्च को कहां जाएगा, फिर से विषुवत रेखा पर आ जाएगा, और फिर से विषुवत रेखा पर आने के कारण सूर्य का प्रकाश फिर से विषुवत रेखा पर पड़ेगा और दिन रात हमारे बराबर हो जाएंगे। अब 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो डेट ऐसी हैं जिस दिन सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है और दिन और रात पृथ्वी पर समान होते हैं। इन दोनों स्थितियों को क्या कहा जाता है, इन दोनों स्थितियों को 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो दिन ऐसे हैं जिनको हम विषुव बोलते हैं,
इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 21 मार्च, क्योंकि यह बसंत ऋतु होती है तो इसको बसंत विषुव बोल देते हैं। 23 मार्च ये शरद ऋतु होती है, इसी वजह से इसको शरद विषुव बोल देते हैं। ऐसे इसको करता हूं, ये बसंत विषुव हो गया और ये शरद विषुव हो गया। यानी 21 मार्च का दिन बसंत विषुव, 23 सितंबर का दिन शरद विषुव। ये हमारी पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, हमने इसके बारे में शीतायनन भी पढ़ लिया, ग्रीष्मायनन भी पढ़ लिया, डे नाइट भी पढ़ लिया। आप विषुव के बारे में भी हमने इसमें जानकारी ले ली। हाँ, अब एक चीज और रह जाती है। देखिए, हमने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा प्रकाश रहता है जब 21 जून तक, 21 जून के बाद ही वापस विषुवत रेखा की तरफ आने लगता है। तो एक क्वेश्चन हम इससे अलग से बना के आपको बताते हैं, इससे मैं रफ करता हूं और उसके बाद एक चीज और बताता हूं। मैं एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। कभी कभी रेयरली कभी पूछा गया है, एक आध बार, ज्यादा नहीं पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, हमने भी आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है उसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। जब सूरज का प्रकाश इस पे पड़ता है, इस तरह से सूरज का प्रकाश इस पे आ रहा है, तो अब देखिए, जब ये घूमेगी तो वो यह स्थिति होगी जब सूरज का प्रकाश इस जगह आ रहा होगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इस स्थिति में नॉर्थ पोल पे दिन रहता है और साउथ पोल हमारा ये आ रहा है, साउथ पोल पे रात रहती है। मतलब, और ये लगातार कब तक रहता है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ये वो स्थिति है जब नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा और साउथ पोल पे रात रहेगी। मतलब लगातार 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे डे रहेगा और लगातार 6 महीने तक यहां पे रात रहेगी। लेकिन जैसे ही 23 सितंबर का दिन क्रॉस होगा और हमारी ये घूमकर दूसरी तरफ आ जाएगी, अब की बार जब प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में पड़ने लगेगा, तो उस स्थिति में अब सूरज कहां होगा? इधर। सूरज अपनी जगह ही होगा, मतलब पृथ्वी घूमकर सूर्य के इस तरफ आ जाएगी। उस स्थिति में प्रकाश अब किस गोलार्ध पे पड़ेगा? इस गोलार्ध पे पड़ना शुरू होगा। जब इस गोलार्ध पे पड़ना होगा, अब इधर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे अब रात हो जाएगी और यहां पे क्या होगा आपका? अब दिन हो जाएगा। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि इसकी रिवॉल्यूशन के कारण, रिवॉल्यूशन होने के कारण इसमें 6 महीने उत्तरी ध्रुव को प्रकाश प्राप्त होता है और 6 महीने ही दक्षिणी ध्रुव को प्रकाश प्राप्त होता है। यही रीजन है कि ध्रुवों पर, पोल्स पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार आज हमने पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी, हमने उस पर चर्चा की। आशा करता हूं कि आज आपको जो भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको सब पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।